हेलो फ्रेंड, SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को आज किरचॉफ लॉ के बारे में बताएंगे। चलिए क्रम से देख लेते हैं कि किरचॉफ लॉ क्या है और आखिर हम लोग किरचॉफ लॉ का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए, कोई भी अगर आपको जटिल परिपथ सॉल्व करना हो, जहाँ पे हम लोग प्रतिरोधों का संबंध देखे थे, तो वह प्रतिरोधों के संबंध में आपने क्या देखा? एक सिंपल सर्किट था। साधारण सर्किट को सॉल्व करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, प्रतिरोधों का जो संबंध वहाँ पे देखे थे, श्रेणी और समांतर दोनों करके हम लोग कर दिए थे। लेकिन जब परिपथ और भी जटिल आ गया तो फिर समस्या है कि सर्किट को, इस परिपथ को कैसे सॉल्व किया जाए। तब जो ये किरचॉफ, ये रूसी साइंटिस्ट थे, इन्होंने नियम दिया, किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम दो प्रकार का होता है। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, वो कौन कौन है? दो नियम में आता है एक किरचॉफ का करंट लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ के करंट लॉ को और कई नामों से जाना जाता है। आइए हम आज उसी के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ हम उसका फॉर्मूला भी देखेंगे कि क्या होता है। चलिए देखिए, किरचॉफ का नियम, दो नियम इन्होंने दिए थे। एक हो गया जोड़ बिंदु, या इसी को संधि बिंदु बोलिए या इसी को धारा बोलिए, कई नामों से जाना जाता है। जोड़ बिंदु बोल दीजिए, संधि बिंदु बोल दीजिए, या आप इसको धारा बिंदु बोल दीजिए। इंग्लिश में अगर बोला जाए जोड़ बिंदु को पॉइंट लॉ, जंक्शन लॉ, करंट लॉ, ये सब अनेकों नामों से इनको हम जाने जाते हैं। या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ रहेगा KCL शॉर्ट में, तो K से किरचॉफ, C से करंट, L से लॉ, यानी इसी को कहते हैं किरचॉफ के संधि नियम या धारा का नियम। कहीं भी लिखा हुआ रहे, जोड़ नियम, संधि नियम, धारा नियम, सारा एक ही है। पॉइंट लॉ, जंक्शन लॉ, करंट लॉ। आज हम इसी को देखेंगे कि आखिर जंक्शन लॉ क्या होता है। क्लियर है? जंक्शन लॉ को ही हमको देखना है। इसको जनरली हम लोग KCL कहते हैं। KCL से क्या फुल फॉर्म हुआ? किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि किरचॉफ करंट लॉ क्या है। किरचॉफ करंट लॉ को फिर से बता देते हैं। पॉइंट लॉ कहते हैं, जंक्शन लॉ कहते हैं। क्लियर है? अब चलिए, इसमें किरचॉफ करंट लॉ में क्या दिया था इन्होंने बताया था कि कोई एक बिंदु है, बिंदु मान लीजिए, पॉइंट मान लीजिए या जंक्शन मान लीजिए। इस बिंदु पे कहीं से कोई धारा आएगी, आ रही है। ये मान लीजिए I1 धारा आई। फिर यहाँ पे देखिए, ये भी I1 धारा इस पॉइंट पे आया। ये भी देखिए इस जंक्शन से I3 धारा गया, और इस जंक्शन से देखिए I4 धारा बाहर निकला, और इस जंक्शन से देखिए I5 धारा। ये देख रहे हैं फिगर को? एक किसी पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए एक भागलपुर रेलवे स्टेशन है आपका, है ना? भागलपुर रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं। ये भागलपुर रेलवे स्टेशन आपका क्या एज ए जंक्शन है। तो उस जंक्शन से आप क्या देखते होंगे
कि बहुतों सारी ट्रेनें डिफरेंट डिफरेंट स्थान के लिए खुलती है कि नहीं। भागलपुर से ये हमने मान लिया कि ये भागलपुर है, ये आपका क्या है, BGP है। और यहाँ से आप क्या देखते हैं कि बहुतों सारी ट्रेनें खुलती है। खुली तो कहाँ गई, मान लीजिए पटना चली गई, कोई ट्रेन यहीं से खुल रही है, दूसरा वो रांची आ गया। कोई यहीं से देखिए ट्रेन खुली भागलपुर से ही, और ये आपका कहाँ आ गया, मान लीजिए ANVT आनंद विहार की ओर गया। ठीक है, इसी तरह ये भागलपुर से कोई ट्रेन खुली और वो आपका हावड़ा चले गया। HWR। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस जंक्शन से बहुत सारी ट्रेन क्या हो गई, यहाँ से खुल करके ये निकल करके बाहर गई। और बहुतों सारे ट्रेन देखे होंगे जो यहाँ पे आती भी है। मान लीजिए मुजफ्फरपुर से ये ट्रेन आई, ये जंक्शन पे आएगी, देखिए ये एरो चिन्ह को देखिएगा। फिर ये मुजफ्फरपुर से आई भागलपुर, फिर मान लीजिए ये लखनऊ से ट्रेन आई भागलपुर, ठीक है। फिर मान लीजिए कहीं से और भी ट्रेन आई, मान लीजिए बेंगलोर से आई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जंक्शन से, किसी भी जंक्शन से जो भी करंट आ रही है, या वो एक जंक्शन पे जो भी आप पर ट्रेनें जा रही हैं, ठीक है, यानी जाने वाली करंट, जंक्शन से जाने वाली करंट, फिर जंक्शन की ओर आने वाली करंट, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया कि भागलपुर पे जितने ट्रेन आई, सभी ट्रेन का योग, कोई अंग एक्सप्रेस आया, कोई जनसेवा आई, कोई आनंद विहार टर्मिनल से चल करके जो है ना विक्रमशिला एक्सप्रेस आई, ये सब ट्रेन का योग। अब फिर जितने ट्रेन वहां से गई बराबर होता है, यानी आने वाली ट्रेन का कुल योग बराबर जाने वाली ट्रेन का कुल योग। समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार किसी एक जंक्शन पे या किसी एक पॉइंट पे या किसी एक नोड पे जितनी भी धारा आएगी और उस नोड से जितनी भी धारा जाएगी, उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, यानी इसका बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 के बराबर होगा। या इसको दूसरी शब्दों में ये कह सकते हैं, ये हो गया फर्स्ट, आप ऐसे कह दिए सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा आई कहने का मतलब आने वाली प्लस जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। या हम कहेंगे इसको दूसरी भाषा में, या दूसरी भाषा में हम यह कह सकते हैं कि आने वाली धारा का कुल योग, दूसरी भाषा में कह सकते हैं आने वाली धारा का
कुल योग, कुल योग मतलब बीज गणितीय योग रख लीजिएगा, बीज गणितीय योग आने वाली धारा का कुल बीज गणितीय योग इज इक्वल टू जाने वाली धारा का बीज गणितीय योग। ठीक है, ये हो गया आपका एक कंक्लूजन निकल के आया। यानी आने वाली धारा का कुल बीज गणितीय योग बराबर होगा जाने वाली धारा का बीज गणितीय योग के। हम यहाँ पहले बताए ना कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली धारा का बीज गणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, या दूसरी भाषा में हमने बोले कि आने वाली धारा का कुल बीज गणितीय योग, कितनी धारा जो आई, जस्ट एक एग्जांपल, ये कितनी धारा आई और कितनी धारा गई, आने वाला धारा को जोड़ दीजिए और जाने वाला धारा को जोड़ दीजिए, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। एज फॉर एग्जांपल इस फिगर से हम देखते हैं, इस फिगर को देखिए आई ई, देखिए आने वाला धारा कौन कौन है? आने वाला देखिए यहाँ से कोई आ रही है धारा, जंक्शन क्यों, जंक्शन के बिंदु पे आने वाली देखिए आ रही है, इधर से जंक्शन क्यों आ रही है? तो जंक्शन की ओर कौन कौन आ रहा है? I1 और देखिए कौन आ रहा है जंक्शन की ओर, देखिए तो ये भी आ रहा है I2। फिर देखिए और कोई आ रहा है, ये देखिए जंक्शन की ओर I5 भी आ रहा है। ठीक, ये आने वाली धारा का बीज गणितीय योग हो गया बराबर। जाने वाला देखिए कौन कौन जंक्शन से, देखिए जंक्शन से ये करंट बाहर जा रही है, ये धारा I5, I4 जा रही है, प्लस में देखिए कौन जा रही है, ये देखिए ये तो 3 जा रही है, इसी को हम लोग कहते हैं KCL, किरचॉफ का करंट लॉ। समझ में आ गया कि कोई भी, यानी जितनी भी धाराएं जंक्शन पे मिलेगी ये जंक्शन की ओर आएगी, और जितनी धारा जंक्शन से बाहर जाएगी, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। सबको जोड़ दीजिए, कितनी जंक्शन की ओर धारा आई और कितनी जंक्शन से बाहर धारा गई। जस्ट हमने अभी प्लेटफॉर्म का एग्जांपल लिए, बहुतों सारे ट्रेन जाएगी, सबको जोड़ दीजिएगा, अब बहुतों सारे ट्रेन उस जंक्शन पे आएगी। ठीक है, वो दोनों आपस में आने वाली धारा का कुल योग बराबर जाने वाली धारा का कुल योग के बराबर होता है। ये आप याद रख सकते हैं। किस दिक्कत? अब चलिए हम इसी पे एक आपको सम देखिए अभी इस पे बताते हैं, आप क्रम से इसको देखिए। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट ये सम है, देखिए इसको हम इसी पे ले रहे हैं, आप समझिएगा।
ये सम जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको ऐसा सम देखने को मिलेगा और काफ़ी इजी है, आप आसानी से अपना नंबर गेन कर सकते हैं। आइए हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये इसी को हम मान लिए और कहीं से भी कुछ और देख लेते हैं। सिक्स I7। अब देखिए हम एक क्रम से दे देते हैं कि जैसे कि I2 क्या है मेरा 2 एम्पियर है, I6 जो 6 एम्पियर है, I3 5 एम्पियर है, I5 9 एम्पियर है, I4 1 एम्पियर है और I7 3 एम्पियर है और I1 इज इक्वल टू 1। इस तरह आपको दे देगा। ये आपके लिए एक क्वेश्चन होगा, आप कैसे निकालेंगे? ये काफी इजी है। आप पहले देखिए कि जंक्शन की ओर कौन कौन सा धारा आ रही है। आने वाला पहले देख लीजिए, किसी एक को, या आने वाला देखिए या जाने वाला देखिए, किसी एक को देखिए। अब मान लीजिए ये जंक्शन की ओर आने वाला, ये कौन कौन आ रहा? I1 आ रहा है, I1 हो गया प्लस, और कौन आ रहा है देखिए तो ये भी I2 भी आ रही है, I2, और कोई आ रही है, फिर एक I5 आ रही है। अब क्या होगा? ये बराबर होता है आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। आने वाली हम कर दी, जाने वाली को देखिए यहाँ से एक I6, किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं, I6 प्लस देखिए ये भी I4 प्लस I7 प्लस I3। समझ में आ गया? ये हो गया कि फिगर से अब जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ रख दीजिए। I का वैल्यू हमको निकालना है तो I को रहने देते हैं। I2 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 2, I5 का वैल्यू देखिए 9, I6 का वैल्यू देखिए 6 एम्पियर। उसके बाद देखिए 4 का वैल्यू 1 एम्पियर। उसके बाद देखिए 7 का वैल्यू 3 एम्पियर। उसके बाद आप देखिए I3 का वैल्यू 5 एम्पियर। समझ में आ गया? समझ गए? आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। I1 11 हो गया इज इक्वल टू 7 प्लस 8, यानी I1 प्लस 11 इज इक्वल टू 15। I1 इज इक्वल टू क्या निकलेगा? 15 माइनस 11, यानी I1 का वैल्यू आपका आ जाएगा, I1 का वैल्यू आपका हो गया 4। इस तरह आपके एग्जाम में ये सवाल एक ना एक आपको दे दिया जाएगा। देखिए काफ़ी इजी है, ये तुम सब प्रोसेस को लेकर के बनाया तो तुरंत बना सकते हैं। आने वाला को देख लीजिए, जाने वाला उसमें तुरंत माइनस कर दीजिए, जो बड़ा होगा दोनों को जोड़ देना है। इतना कुछ नहीं करना। आने वाला देख लेंगे, आने वाला क्या I1 है, फिर आने वाला देखिए ये 2 आया, फिर यहाँ जंक्शन क्या आ रहा है 1 5 वाला आया तो 9 2 11, अब फिर कौन आ रहा है आने वाला 1 ये हो गया, 1 1 2, ये 9 2 11 हो गया आने वाला में, और जाने वाले में जोड़ लीजिएगा 6 5 11 हो गया, ये कट गया। अब बचा कितना? इधर देखिए 1 और
3 4 हो गया, 4 लिख देते हैं। समझ में आ गया केसीएल को? ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे फॉलो करता है। किरचॉफ करंट लॉ किस लॉ पे है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नियम पे काम करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। के वी एल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो दूसरा इसका नियम है के वी एल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जैसे केसीएल देखे किरचॉफ करंट लॉ, उसी तरह केवीएल देखेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और इसको और भी कई नामों से जानते हैं। हर इसका डुप्लीकेट नाम को जरूर जानिए, क्योंकि एग्जाम में हर डुप्लीकेट नाम को ही पूछा जाता है, मेन नाम तो छोड़ देता है। मेन नाम तो सब कोई जानता है, केसीएल केवीएल, लेकिन उसका नोड, जंक्शन, ये लूप नियम किसको कहते हैं? ठीक है, ये तो देखते हैं केवीएल को। चलिए आइए। चलिए हम लोग केसीएल को देखते हैं, किरचॉफ के दूसरे लॉ को। दूसरा लॉ है हमारा के वी एल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये केवीएल को और दूसरे नामों से भी जानते हैं, मेश का नियम, लूप का नियम। ये याद रखिएगा, मेश नियम या लूप नियम। क्लियर? देखिए, ये केवीएल को हम आपको बता रहे हैं, केवीएल में क्या होता है। पहले फिगर बनाने दीजिए, उसके बाद समझिएगा। केवीएल के लिए हम एक फिगर बना रहे हैं। देख रहे हैं फिगर को? आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी है, ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये E2 है, ये R1 है, ये R2। क्लियर? ये फिगर देख रहे हैं। कोई भी कहता है या मैश नियम या लूप नियम, देखिए ये लूप बन रहा है, एक लूप, इसीलिए बोला इसको लूप नियम। इसी को हम लोग मैश नियम कहते हैं, इसी को किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। ठीक है। अब चलिए इसको क्रम से हम लोग देखते हैं क्या होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ में। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या होता है कि किसी भी बंद डीसी परिपथ में, कोई भी बंद
डीसी परिपथ हो और एसी, किसी में भी हो सकता है ये नियम। लेकिन जो है ना आप यहाँ डीसी पढ़ रहे थे इसीलिए डीसी, कोई भी एक बंद परिपथ हो, बंद परिपथ में कुल या आरोपित विद्युत वाहक बल का कुल बीजगणितीय योग, आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, आरोपित विद्युत वाहक बल, यह है विद्युत वाहक बल, कुल आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग। ठीक है, उसी मेष में या उसी लूप में उत्पन्न कुल वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आप एक सिंपल सा लैंग्वेज में फिर से हम आपको बता देते हैं कि आप ये बंद सर्किट देख रहे हैं, देखिए इसको कैसे याद रखिएगा। आप ये देखिए E1 और E2 क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना भाई, आरोपित विद्युत वाहक बल, इसको हम E1, इसको तो हम यही ना कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये आरोपित कुल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बीजगणितीय योग। उसके बाद इसी सर्किट में हुए वोल्टेज ड्रॉप के कुल बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप देखिए कि इस सर्किट में EMF कितना है, तो देखिए EMF सिग्मा E1 प्लस सिग्मा E2 बीजगणितीय योग कहता है कि ये बराबर होता है किसके, मान लीजिए इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो प्रतिरोध R1 के कारण कितना वोल्टेज ड्रॉप किया, फिर R2 के कारण कितना वोल्टेज ड्रॉप किया। देखिए एक ही लूप है तो एक ही करंट होगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा इसके लिए, सिग्मा I R1 प्लस सिग्मा I R2। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा I है। यही हो गया आपका किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। जो अच्छा लगे इसी को देखिए हम लिखे हुए हैं ये। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आ गया कि किसी भी बंद परिपथ में आरोपित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कुल बीजगणितीय योग वो क्या होगा, बराबर होगा उस सर्किट में उत्पन्न कुल वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग। दोनों का बीजगणितीय योग लेना है। अब हम अभी एग्जांपल के तौर पे देखेंगे इसको, ये एक समझ में आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं मेष का नियम, वोल्टेज का नियम, लूप का नियम। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए, अब ये देखिए एक ये जो ना केवीएल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम अब कैसे लेंगे इसमें, कैसे मान लीजिए कि हम कोई भी एक सर्किट है, इसी को हम सर्किट में कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखना। तो आपको पता है कि कोई भी बैटरी में एक निगेटिव सिरा होता है, एक पॉजिटिव सिरा होता है। जो निगेटिव सिरा होता है वो बैटरी में छोटा दिखता है। देखिए ये छोटा है लाइन, तो जबकि ये बड़ा लाइन बड़ा है। बड़ा लाइन पॉजिटिव होता है इस ईएमएफ में। फिर उसी तरह देखिए यहाँ भी वही होगा, ये छोटा है ये बड़ा है। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। हम करंट का डायरेक्शन देखिए इधर से लिए हैं, आपका मन करे आप इधर से लीजिए। पहले इसको समझ लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए, ये काफ़ी एग्जाम
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है, आप पहले समझिए इसको। दोनों फिगर आपके सामने बना दे रहे हैं। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये E1 है और ये E2 है। ठीक है ना, सेम फिगर है। अब मेरा भी इच्छा किया कि हम करंट, अब यहाँ पे मान लीजिए अभी करंट का डायरेक्शन नहीं किया, समझ रहे एकदम अच्छे से समझ लीजिए। आपका मन करे, मेरा मन किया करंट का डायरेक्शन हम इधर से लें, आपका मन करे नहीं सर हम करंट का डायरेक्शन इधर लें, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एक को आप फॉलो करके बना सकते हैं इस सॉल्यूशन को, इस सर्किट का सॉल्यूशन किसी भी, लेकिन करंट का डायरेक्शन को आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए आपको बैटरी है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, फिर ये छोटा वाला निगेटिव, ये पॉजिटिव। और देखिए किसी भी परिपथ में जो करंट फ्लो होता है ना, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो हायर पोटेंशियल से मतलब क्या होगा, देखिए ये है हाई, तो ये हाई से लो की ओर, तो ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हमेशा। ये भी देखिए ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये जो करंट के डायरेक्शन में हम लेते हैं ना, जो भी करंट के डायरेक्शन में लेंगे, कि जिधर से करंट का डायरेक्शन जा रहा हो वो ये पॉजिटिव वाला सिर्फ, फिर नेगेटिव, फिर ये देखिए ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, क्योंकि यही करंट, ये देखिए यही करंट ना ऐसे घूमने का मतलब क्या हुआ कि ये करंट, यही करंट देखिए ऐसे लूप में जा रहा है, आप अच्छे से समझिए, यही करंट मेरा क्या ऐसे दिया, यही लूप है ना भाई, ये ऐसे चला, ऐसे आ रहा है, यानी यही करंट, तो ये देखिए ऐसे गया ऐसे गया, तो ये करंट की दिशा में, तो पहले ये रेसिस्टेंस वाला जो भी रहेगा, प्रतिरोध वाला, वो उसको आंख बंद कीजिएगा, पॉजिटिव, ये दूसरा नेगेटिव। फिर देखिए यही करंट यहाँ चला, जो चलाती है पहले पॉजिटिव, उसके बाद ये नेगेटिव। क्लियर? ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि छोटा वाला नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव। करंट की दिशा में ये रखिएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। फिर उसी तरह मान लीजिए हम इसको लेकर के चलते हैं, इसको, तो अब मेरा ये क्या हो जाएगा, इधर से चल रहा है, तो ये मेरा पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर देखिए ये इंटर कर रहा है पॉजिटिव, ये बाहर कर रहा है नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक में समझ में जो अच्छा लगे उसी तरह पहले आप मार्किंग कर लीजिएगा, करंट का दिशा ले लीजिएगा अपने मन से, जिधर भी लेना हो। अब चलिए, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। आप किसी एक को कंसिडर कीजिए कि देखिए करंट जो है ना इधर से फ्लो हो रहा है, यानी इधर से निकल रहा है, यानी ये निगेटिव से प्रवेश किया, पॉजिटिव की ओर निकल रहा है ना, तो वो निकलने वाला सिरा को ही आप कंसिडर करते जाइए। देखिए करंट या निगेटिव सिरा से प्रवेश किया और पॉजिटिव से निकला, हम पॉजिटिव लिए, इसका पॉजिटिव लीजिए, E1, देखिए E1। ठीक, फिर देखिए ये निगेटिव से निकला पॉजिटिव की ओर, बाहर हुआ, बाहर वाला को हम ले रहे हैं E2। ठीक है, फिर आगे देखिए ये पॉजिटिव से निकला, पॉजिटिव की ओर प्रवेश किया, निकला कहाँ, निगेटिव। हमेशा देखिए उसके जो इंटर कर रहा है उसको नहीं ले रहा है, जो बाहर निकल रहा है उसको ले रहा है, उसका साइन ले रहा है। ये इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है ना, आई करंट जब फ्लो हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप I इंटू आर, तो माइनस I इंटू आर। क्लियर? फिर उसके बाद इसमें भी देखिए ये बाहर हो रहा है और इसके साथ भी I है, माइनस I इंटू R2 इज इक्वल टू 0। यही देखिए ना, आप इधर लिखिएगा इसको जब इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 0 के बराबर, यानी कुल EMF प्लस कुल IR ड्रॉप इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है।
जब आप इस दोनों को इधर लाइएगा तो उधर क्या होगा आपका, जीरो होगा ना जी, जाहिर सी बात है जीरो होगा। तो यही इस तरह ये याद रखना है, आपको दिमाग में एडजस्ट करना है। और देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ऐसा होगा या नहीं, देखिए यही हो रहा है कि नहीं। जब आप E1 रख दीजिए प्लस E2 इज इक्वल टू, देखिए उसको उस तरफ लेके जाइए, I_R1 प्लस I_R2, देखिए है ये वाला। तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, ठीक, निकल रहा। अब देखिए